Hello everyone and welcome to my class. Now this is my last video on this chapter from trade to territory. Today I'll be concluding this chapter, but before conclusion I'll be talking about the company's army, the British company's army in India, right? Now till so far in the previous video we have seen that how the Britishers used a different policy to capture Indian land, Indian territories, and they established their administration here in India, right? Now in this section I'll be discussing about company's army, but before knowing about the British army, let's talk about the Mughal army, because Mughal were the major rulers at that time when Britishers came to India. The real composition of the Mughal army was divided into two groups. One was cavalry, another was infantry. कैवलरी जिन्हें हम घुड़सवार कहते हैं, घोड़ों पे सवार रहते हैं, ये इनकी एक बहुत लंबी चौड़ी इनके बटालियन होती है और हथियारों होते हैं इनके पास. और इन्फेंट्री वो होते हैं जो फुट सोल्जर्स होते हैं, जो फुट मार्च करते हैं, पैदल मार्च करते हैं, उन्हें इन्फेंट्री बोला जाता है. हाथों में मोस्टली इनके सॉर्ड, तलवारें, या फिर दे वर ट्रेंड इन आर्चरी. आर्चरी होती है तीरंदाजी. तो इस तरह के मेथड्स अपनाते थे ये लड़ाई के लिए. जब इनिशियली ब्रिटिशर्स ने इंडिया में अपनी आर्मी का बनाई, तो उन्होंने भी इसी तरह से अपने आप को ढाला कि कैवलरी होगी, इन्फेंट्री होगी, पैदल मार्च करेंगे सोल्जर्स, ट्रेंड घुड़सवार होने चाहिए, सो दैट दे कैन फाइट इक्वली, राइट. उसके बाद जो ब्रिटिशर्स हैं, जब इंडिया में अपना होल्ड उन्होंने अच्छा खासा एक साम्राज्य बना लिया था, तो उसके बाद दे वर बिजी इन फाइटिंग विद अदर पावर्स लाइक बर्मा, अफगानिस्तान, इजिप्ट. तो ऐसे में जब इन देशों के खिलाफ वो लड़ रहे थे, चाहे अपने साम्राज्य को प्रोटेक्ट करने के लिए या बढ़ाने के लिए, तो ऐसे में ये कांस्टेंट फाइटिंग जो थी, इसकी वजह से ब्रिटिश आर्मी की जो स्ट्रेंथ थी वो धीरे धीरे कम होने लगी, बहुत सारे सोल्जर्स मरने लगे. तो ऐसे में अपनी आर्मी की स्ट्रेंथ को बरकरार रखने के लिए व्हाट दे हैव डन, दे स्टार्टेड रिक्रूटिंग द इंडियंस इनटू देयर आर्मी. उन्होंने इंडियंस को अपनी आर्मी में लेना शुरू किया, राइट. और जब इन लड़ाइयों पे वो जाते तो उनकी जो वीकनेस थी वो सामने आई, जैसे कि वो पुराने तरह के हथियारों का इस्तेमाल कर रहे थे. मस्केट एंड मैचलॉक्स जो होते थे वो हैवी गन्स होती थी, जिसका मस्केट जो होती थी वो बहुत हैवी गन होती थी, और मैचलॉक्स ऐसी गन होती थी जिसको पहले जलाया जाता था, जिसमें बारूद को पहले तीली से जलाया जाता था, मैच स्टिक से जलाया जाता था, इसलिए इसे मैचलॉक्स कहते हैं. तो इस तरह के जो ये वेपन्स यूज़ करते थे वो बहुत आउटडेटेड हो चुके थे. तो अब जो है इन द अर्ली बिगनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी, ब्रिटिशर्स ने अपनी आर्मी को एक यूनिफॉर्म लुक देने के लिए, एक जैसा लुक देने के लिए उन्होंने सिवियर ट्रेनिंग मेथड अपनाए, जिसमें कि इंडियन सोल्जर्स हो चाहे ब्रिटिश सोल्जर्स हो, उनको एक तरह से ट्रेन किया जाएगा, उनकी ड्रिलिंग की जाएगी, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, राइट, ताकि उनमें डिसिप्लिन आए, वो प्रॉपरली सिर्फ ब्रिटिश आर्मी के ही नज़र आए. तो ऐसे में उन्होंने इंडियंस को, जो सोल्जर्स थे, उनके रिलीजन, उनकी कम्युनिटी को इग्नोर किया. हर कास्ट के जो लोग थे उनको अपनी आर्मी में शामिल किया, जिससे कहीं ना कहीं जो लो कास्ट पीपल थे, दे फाउंड इट एज एन अपॉर्चुनिटी. क्योंकि इंडिया में तो उन्हें, इंडियन सोसाइटी में तो अपर कास्ट के जो लोग थे वो लोअर कास्ट वालों को इम्पोर्टेंस देते नहीं थे, बट दे वर गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू बी पार्ट ऑफ द ब्रिटिश आर्मी. तो उन्होंने इन अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं छोड़ा और वो ब्रिटिश आर्मी में शामिल हो गए. तो ऐसे में कहीं ना कहीं सोल्जर्स फ्रॉम डिफरेंट कास्ट एंड रिलीजन, उनके अंदर कहीं ना कहीं वो एक कम्युनिटी फीलिंग जो थी, एक रिलीजियस कम्युनिटी को बिलोंग करने वाली, वो अब कम हो रही थी. उनको सोसाइटी में उतने बेहतर नज़र से नहीं देखा जाता था, क्योंकि सबको ये लगता था कि इन्होंने अपने धर्म को छोड़ दिया, इन्होंने अपनी कास्ट के रूल्स को नहीं मान रहे, जिससे कि आगे जाके प्रॉब्लम आई, जो कि रिवोल्ट ऑफ 1857 में नज़र आई, राइट. With this we have concluded the chapter. This is how they used different methods to capture Indian lands and consolidate their position here in India. Now what was happening when India में ये ब्रिटिशर्स अपना साम्राज्य फैला रहे थे, और जगह पे क्या हो रहा था. अफ्रीका में इस समय डच लोग जो थे वो अपनी कॉलोनी बना चुके थे.
अफ्रीका के लोगों को एज अ स्लेव वो बेचा जाते थे। नाउ स्लेव होता है गुलाम, राइट। वहाँ गरीबी होने के कारण वहाँ के काले लोगों को मार्केट में सेल आउट किया जाता था, जैसे भेड़ बकरी या जानवरों को सेल आउट किया जाता है। कई बार क्या होता था, एक ही फैमिली के कई लोग जो है वो आपस में बिछड़ जाते थे, जैसे बच्चे हैं, माँ है, पिता है, उनको सब अलग अलग लोग खरीदते थे, तो वो सब अलग हो जाते थे, उनकी फैमिली टूट जाती थी। इसी इंस्टीट्यूशन को स्लेवरी कहा गया, जिसमें इंसान को एज अ स्लेव, एज अ गुलाम बेचा जाता था ओपन मार्केट में, और जो भी उन्हें खरीदता था, स्लेव्स को कभी भी पे नहीं किया जाता था, उनको पैसा नहीं मिलता था, वो बस गुलाम बन जाते थे। ज़िंदगी भर वो अपने मास्टर की सेवा करेंगे, काम करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। और उन्हें चेनों से बांधा जाता था, उन्हें बस 2 वक्त का खाना दिया जाता था, सो दैट दे कैन डू द वर्क फॉर देयर मास्टर्स, राइट। सो दिस वाज द लाइफ ऑफ स्लेव्स, और इस इंस्टीट्यूशन को स्लेवरी कहा गया, राइट। स्लेवरी साउथ अफ्रीका में 1834 में एबॉलिश हुई, इस इंस्टीट्यूशन को एबॉलिश किया गया, लेकिन इसके जो जो इम्पैक्ट है वो कई देशों में देखने को मिला, क्योंकि अफ्रीका से ले जाके वो अमेरिका में, यूरोपियन देशों में उन्हें बेचा जाता था, इन लोगों को, राइट। सो दिस वाज अ वेरी इनह्यूमन प्रैक्टिस, एंड दिस वाज वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द इम्पीरियलिज्म, कि एक देश दूसरे देश को जब कैप्चर करता है अपने फ़ायदे के लिए, तो किस तरह से वहाँ के लोगों को भी इस्तेमाल करता है, ये स्लेवरी इंस्टीट्यूशंस के थ्रू हम जान सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर, and very soon I'll be doing the next chapter, so keep on watching my videos. Please like, share and review and subscribe my channel. Thank you.